नमस्कार दोस्तों, अपनी पाठशाला के YouTube चैनल में मैं फिर से आपका एक बार बहुत स्वागत करता हूं आज की कक्षा में। और आज की कक्षा का नाम है कॉलर का सूझ अथवा अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, यानी कॉलर्स इनसाइट थ्योरी। बच्चे कैसे सीखते हैं, हाउ टू लर्न स्टूडेंट, उसी का एक कॉन्सेप्ट है जो कि कॉलर ने दिया था। बहुत बार इनमें से क्वेश्चंस आते हैं CTET के अंदर, DSSB, PRT या जो भी टीचिंग एग्ज़ाम है, हमेशा से एक क्वेश्चन पूछने की संभावना या 2-4 क्वेश्चन पूछने की संभावना हमेशा रहती है। तो चलिए आज इस कक्षा में इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं और इसके बारे में जानते हैं। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये है कॉलर। ये कौन है? कॉलर जी हैं ये। और इन्हीं ने सिद्धांत दिया था अंतर्दृष्टि सिद्धांत या अंतर सूझबूझ का सिद्धांत। और इन्होंने जो प्रयोग किया था वो किया था एक चिंपैंजी के ऊपर। देख रहे हैं ये चिंपैंजी पहले कैसे था, फिर किस तरीके से इसने अपने आप को डेवलप किया और एक टाइम पे ये जाके टेक्निकल चीज़ें करने लगा। ये देख रहे हैं आप इस पिक्चर में। तो इससे क्या समझ में आता है? ये समझ में आता है कि इंसान ने या चिंपैंजी ने किस तरीके से अपने दिमाग और सूझबूझ का यूज़ कर किस तरीके से उसने लर्निंग की है। तो इसी के बारे में आज जानेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं। अंतर्दृष्टि सिद्धांत की व्याख्या कॉलर ने अपनी पुस्तक गेस्टॉल्ट साइकोलॉजी, जो कि 1959 में लिखी गई थी, उसमें इस सिद्धांत का जिक्र किया गया है। गेस्टॉल्ट एक जर्मन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है समग्रता। समग्रता का मतलब होता है कि चीज़ों को टुकड़ों में ना देखते हुए उसको एक साथ देखना, उसको हम समग्रता कहते हैं या पूर्णता है। इसके प्रतिपादकों में से मैक्स वर्माइदर, कर्ट कोफका और वोल्फगैंग कॉलर उल्लेखनीय है। यानी कि ये जो सिद्धांत गेस्टॉल्ट जो सिद्धांतवादी लोग हैं उसके अंदर ये 4 लोग हैं। कॉलर तो हैं ही, ये मैक्स वर्दामाइमर, कर्ट कोफका और कॉलर, ये 4 लोग इसके अंदर है जिन्होंने मिलकर इस सिद्धांत की उत्पत्ति की थी। तो चलिए दोस्तों जानते हैं ये सिद्धांत है क्या। देखिए, इस सिद्धांत के अनुसार आप ध्यान से देखिएगा, इसे सीखने का गेस्टॉल्ट सिद्धांत भी कहा जाता है। गेस्टॉल्ट सिद्धांत में आकार की पूर्णता को महत्व दिया जाता है, पूर्णता, ना कि उसके हिस्से को महत्व नहीं दिया जाता, जबकि पूर्णता को महत्व दिया जाता है। उसके विभिन्न अंगों पर ध्यान नहीं दिया जाता क्योंकि अंगों की अपेक्षा संपूर्ण हमेशा बड़ा होता है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे ये आपको डॉग नज़र आ रहा है। अगर कोई भी बच्चा इस डॉग को देखेगा तो पहले उसका मुंह, नाक, आँख, पूंछ या पाँव नहीं देखेगा, ये संपूर्ण कुत्ते को एक साथ देखेगा, संपूर्ण डॉगी को एक साथ देखेगा। इसी को बोलते हैं समग्रता। क्या बोलते हैं हम? समग्रता या पूर्णता बोलते हैं। कि बच्चा या कोई भी लर्नर किसी भी चीज़ को जब देखता है तो वो उसके पार्ट और हिस्सों को नहीं देखता बल्कि संपूर्ण चीज़ों को देखता है। और संपूर्ण चीज़ को देखते ही, क्योंकि संपूर्ण हमेशा बड़ा होता है। तो ये गेस्टॉल्ट सिद्धांत का एक महत्वपूर्ण अवधारणा है। जैसे अगर ये बच्चा इसको देखेगा तो ये नहीं देखेगा कि ये गोला अलग है, ये सर्कल अलग है, ये सर्कल अलग है, ये संपूर्ण पिक्चर को एक साथ देखेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉलर ने अपने प्रयोग में सुल्तान नामक चिंपैंजी पर अध्ययन किया। तो यानी कि इन्होंने जिस चिंपैंजी पर एक्सपेरिमेंट किया उसका नाम क्या था? सुल्तान। कई बार ये पूछ लिया जाता है। और किस जानवर पर प्रयोग किया था? चिंपैंजी में। अब देखिए, यहाँ पे एक पिक्चर देख रहे हैं। अब किस तरीके से इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। इन्होंने क्या किया, एक चिंपैंजी को कैद कर लिया पिंजरे के अंदर और उसके बाहर एक केला डाल दिया और ये भूखा था। ये क्या था? भूखा चिंपैंजी था। और उधर कॉलर और उनके साथी ये सारी चीज़ें ऑब्जर्व कर रहे थे कि ये किस तरीके से पिंजरे में बंद होने के बाद भी इस केले को खा सकता है। और उसके साथ में ये डंडा रख दिया। अब इसे भूख लगी। अब भूख लगने के बाद ये चिंपैंजी सोच रहा है कि मैं इस केले को कैसे खाऊं। सूझबूझ का प्रयोग किया। और जब इसने इसको सूझबूझ का प्रयोग किया
और उसने सोचा, बार बार सोचा, तो उसने यहाँ पे एक डंडा रखा था, इस डंडे को उठा लिया। डंडे को उठाने के बाद वो ये इस डंडे के बारे में सोचने लगा सारी चीज़ों को कि इसका इस्तेमाल कैसे होगा। और कई बार सोचने के बाद, कई बार इस डंडे ने इसको इससे मारा, कई बार इसने हाथ निकालने की कोशिश करी। कई बार कोशिशों करने के बाद मान लो 50 बार कोशिश की और 50 बार में से एक बार में इसने ये दिमाग लगाया कि इस डंडे को मैं हाथ से बाहर निकालूंगा तो केला खा सकता हूँ। तो ये सिद्धांत क्या आया कि जब आदमी त्रुटि करता है, त्रुटि करके बार बार करके एक समय ऐसा आता है जब वो फिट बैठ जाता है और फिर वो उसका इस्तेमाल करके दोबारा वो केला खा सकता है। अब इसने गलतियां करी और गलतियां करके लास्ट में एक चांस मिला, इसने केला खाया। जब हम इसे दूसरी बार इस पिंजरे में इसको डालेंगे और ऐसी ही कंडीशन रखेंगे और केला यहाँ रख देंगे, तब ये इतनी बार कोशिश नहीं करेगा, क्योंकि इसे पता होगा कि ऐसा करने से मैं केला खा लूँगा। तो इसी को उससे बोलते हैं सूझबूझ का सिद्धांत, कि उसने अपने सूझ और बूझ का प्रयोग किया और केले को खा लिया। लेकिन इसमें समय लगा, उसने बार बार कोशिश की, ट्राई किया, इसलिए ट्रायल मेथड भी कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार कॉलन ने अपने प्रयोग में निष्कर्ष निकाला कि जीव संपूर्ण वातावरण का प्रत्यक्षीकरण करता है। यानी कि चिंपैंजी ने सारी चीज़ एक साथ देखी, अलग अलग चीज़ें नहीं देखी, और उसके आधार पर उसमें सूझ उत्पन्न होता है। सूझ मतलब बोध, सूझ मतलब बोध या समझ उत्पन्न होता है। उसी में वह अपनी समस्या का समाधान करना सीख लेता है। जैसे इस चिंपैंजी ने अपनी समस्या का समाधान करना सीख लिया। उसे भूख लगी थी और केला सामने पड़ा था। जब उसने सूझबूझ का प्रयोग किया तो उसने उस डंडे से उस केले को लाया और उसने उसको खा लिया। और इसी को संक्षिप्त में हम क्या बोलते, इस क्षेत्र को क्या बोलते हैं, प्रत्यक्षीकरण होना और क्षेत्र का पुनर्गठन करना ही सूझबूझ का अंतर्दृष्टि सिद्धांत है। मतलब इस चिंपैंजी ने सारी सिचुएशन को देखा कि यहाँ डंडा भी पड़ा है, केला भी पड़ा है, और सारी चीज़ों को एक बार समग्रता रूप से इसने सोचा, और सोचने के बाद इसने क्या किया, कोशिश की, और कोशिश करने के बार बार एक कोशिश इसकी कामयाब होगी, और तब जाके इसने केले को खाया। ठीक है, इस तरीके से इसने तो इसके अंदर यही कहा गया है कि प्रत्यक्षीकरण किया और क्षेत्र का पुनर्गठन करना किया, और और उसने इस चीज़ को सोचा और समझा, तब जाके ये सारी चीज़ें घटना घटित हुई। अब बात करते हैं कि ये जो अंतर्दृष्टि का सिद्धांत है, इसकी विशेषता क्या है। देखिए, इसमें समस्यात्मक स्थिति का सर्वेक्षण किया कि भाई समस्या थी कि उसे भूख लगी और उसे केला खाना है। फिर समस्यात्मक स्थिति में हिचकिचाहट, विश्राम और ध्यान का केंद्रीकरण किया गया। शुरू में थोड़ा हेजिटेशन होता ना कि मैं कैसे करूँगा, फिर उसने आराम किया और सोचा कि कैसे करना है, और जब उसने ध्यान का केंद्रीकरण किया तो उसे आइडिया है। फिर परिवर्तित अनुक्रियाओं द्वारा प्रयास करना सीखा। फिर उसने जो सोचा उसको उसने एक्शन में लिया और कोशिश की, और प्रथम अनुक्रिया उपयुक्त सिद्ध न होने पर उसने अन्य अनुक्रिया की, उसने बार बार कोशिश की, पहला नहीं हुआ, दूसरा नहीं हुआ, तीसरा नहीं हुआ, और उद्देश्य, लक्ष्य तथा प्रेरणा की ओर बार बार ध्यान केंद्रित किया कि मुझे केला खाना ही है, वो उसका लक्ष्य था। और मोटिवेशन उसको भूख दे रही थी, क्योंकि जब तक भूख शांत नहीं होगी उसे प्रेरणा मिलती रहेगी, तो उसको भूख ने उसको प्रेरणा दी, और बार बार ध्यान केंद्रित किया कि मुझे केला खाना है। यकायक उपयुक्त अनुक्रिया अभिव्यक्त की और अनुकूलित अनुक्रिया की पुनरावृत्ति हुई, और उस पुनरावृत्ति में एक ऐसी इंसिडेंट हुआ जिसमें उसने केला खा लिया। और समस्या के आवश्यक पहलू पर ध्यान देने एवं अनावश्यक पहलू को ताक देने की योग्यता आना, और लास्ट में एक ऐसा प्रयास किया जिससे उसने केले को खा लिया। तो उसने इसमें हमने क्या सीखा। सबसे पहले समस्या होती है, समस्या आती है, उसके बाद हम समस्या को क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, यानी समस्या क्या करते हैं, प्रत्यक्षीकरण करते हैं। समस्या क्या, प्रत्यक्षीकरण किया, उसके बाद हम क्या करते हैं, तीसरा प्रयास करते हैं,
फिर चौथा क्या होता है, उसमें त्रुटि होती है, त्रुटि हुई, त्रुटि करने के बाद फिर प्रयास करते हैं, फिर जो त्रुटि हुई है उसको हम त्रुटि को सही करते हैं, इस प्रयास में त्रुटि को सही करना, फिर प्रयास करते हैं, और फिर प्रयास करने के बाद जो गलतियां हमने पहले नहीं की थी वो नहीं करके, अब जो त्रुटि हमने की थी वो त्रुटि नहीं करके फिर प्रयास करते हैं, और बाद में प्रयास सफल हो जाती है, और यही सफल उसकी समझ बन जाती है, बोध बन जाता है, जो कि उसको अंतर्दृष्टि यानी अंदर से आया है, इसलिए इसको अंतर्दृष्टि का सिद्धांत कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, गेस्टॉल्ट वादियों के अनुसार अंतर्दृष्टि का सिद्धांत 5 कॉन्सेप्ट पर, संपत्तियों पर कार्य करता है। लक्ष्य कि भाई मुझे केला खाना है, मुझे भूख लगी है, केला खाना है। फिर जब वो कोशिश करेगा तो बाधा उत्पन्न आएगी, बैरियर्स आएंगे, और जब वो बाधा उत्पन्न होती है तो उसमें डिप्रेशन पैदा होता है कि मुझे मिल क्यों नहीं रहा। फिर वो अपनी सारी शक्तियों को संगठित करता है और सोचता है कि कैसे करना है, और फिर पुनः संगठन करके फिर क्या करता है, प्रयास करता है, और प्रयास करने के बाद फिर उसे क्या मिलती है, सफलता मिलती है। तो ये ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 5 कॉन्सेप्ट कॉलर ने दिए थे। किसने दिए थे? कॉलर ने दिए थे। ठीक है, ये चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कि अंतर्दृष्टि के सिद्धांत में शिक्षा में क्या योगदान है। देखिए, गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिक को संज्ञानात्मक मनोविज्ञान का जनक भी कहा जाता है। यह सिद्धांत सीखने में रटने के सिद्धांत अथवा आदत बनाकर सीखने के सिद्धांत का विरोध करता है कि रटा मत करो, कोशिश करो, चाहे गलतियां होंगी लेकिन बार बार कोशिश करो। तो समस्या समाधान विधि का आग्रह करता है, ध्यान रखिएगा। अंतर्दृष्टि सिद्धांत द्वारा सीखने से छात्र की मानसिक शक्तियों और क्षमताओं का विकास होता है। तुलना करना, तर्क करना मानसिक शक्तियों के लिए सिद्धांत उपयोगी है। क्रो एंड क्रो के अनुसार यह सिद्धांत किसी विषय वस्तु के उच्च ज्ञान की प्राप्ति में विशेष रूप से सहयोगी है। यह सिद्धांत व्याकरण शिक्षा में विशेष रूप से उपयोगी है तथा अंक गणित और रेखा गणित की समस्याओं को हल करने में भी यह सिद्धांत अपनी योग्यता रखता है, क्योंकि इसमें बार बार प्रैक्टिस करने की ज़रूरत होती है। यह सिद्धांत ह्यूरिस्टिक पद्धति यानी कि खोज पद्धति पर भी आधारित है, खोज पद्धति पे आधारित है, और छात्र स्वयं खोज के मार्ग पर अग्रसर रहता है, यानी कि लर्निंग बाय डूइंग पे ये सिद्धांत काम करता है। छात्र किसी भी नवीन परिस्थितियों के समायोजन करने तथा समस्या को सुलझाने में अंतर्दृष्टि से काम करता है। तो ये इसकी महत्वपूर्ण योगदान था जो एजुकेशन के अंदर है। इनमें से किसी भी एक टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। बात करते हैं कि अंतर्दृष्टि सिद्धांत या सूझ के सिद्धांत की आलोचना क्यों होती है। देखिए, सूझ का सिद्धांत या व्यवहारिक शिक्षण में अत्यंत उपयोगी है, किंतु इसकी कुछ कमियां भी है। क्या कमियां हैं? अभ्यास के अभाव में की उपेक्षा, यानी कि जब कोई बच्चा लर्निंग कर रहा है लेकिन उसने अभ्यास करना छोड़ दिया या प्रयास करना छोड़ दिया, तब ये सिद्धांत काम नहीं करेगा, क्योंकि ये पूरा सिद्धांत अभ्यास करने के ऊपर ही आधारित है। इस सिद्धांत की सबसे बड़ी कमी है कि अभ्यास के प्रभाव की अपेक्षा करता है तथा केवल तर्क, सूझ और तुलना आदि को ही महत्व देता है। अंतर्दृष्टि को यह मानना प्रसिद्ध है। वैज्ञानिक ऑलपोर्ट का मानना है कि सूझ क्रिया अचानक में ना होकर क्रमिक होती है। तो जबकि कॉलर का मानना था कि जो सूझ क्रिया है, सूझ क्रिया ये अचानक घटित होती है, कि अचानक से एक आइडिया आया है और वो काम कर लेते हैं। लेकिन ऑलपोर्ट का मानना है कि ये एक क्रमबद्ध क्रिया है, क्रमबद्ध क्रिया है। क्यों? इसमें स्टेप है कि पहले समस्या उत्पन्न होगी, फिर उसके बारे में सोचेगा, फिर प्रयास करेगा, फिर त्रुटि करेगा, फिर प्रयास करेगा, फिर जाके एक आइडिया आएगा और फिर वो सही होगा, सफल होगा। तो ऑलपोर्ट का मानना है कि इसमें ये कर्मिक होती है, जबकि कॉलर का मानना है कि ये अचानक से उत्पन्न होता है, कि अचानक से हमें सूझ आती है कि ऐसे करना है, फिर हम वो करते हैं और फिर वो वही जाकर आगे ज्ञान बन जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आज दोस्तों मैंने आपको कॉलर के सिद्धांत का, सूझबूझ का सिद्धांत कराया है, इसकी बेसिक नॉलेज दी है। इसमें से अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया तो 1 या 2 क्वेश्चन ज़रूर आता है। तो दोस्तों, आपको ये क्लास कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा।
और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरे चैनल का नाम है अपनी पाठशाला। इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। और ऐसे ही मैं अलग अलग टॉपिक पे क्लास बनाता रहूँगा और आप उसका लाभ उठाते रहें। तो अगली कक्षा के लिए आप तैयार रहिए। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।